दोस्तों नमस्कार। आज है 14 फरवरी और लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। पहली तो सरस्वती पूजा है और हम ये आशा करते हैं कि माँ सरस्वती आपको इस साल हर उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में आपकी मदद करें जिसकी कामना आप वर्षों से कर रहे हैं। दूसरा, आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, और तीसरा वैलेंटाइंस डे भी है। तो दिस इज़ वंडरफुल डे जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें अपने प्रिपरेशन में। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैसे आर्टिकल्स जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हम इसमें आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, हम आपको टॉपिक्स बताते हैं जिस पे आपको बाद में जाके गूगल सर्च करना हो, एआई सर्च करिए, जो भी करिए, और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसका, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको एसेंशियल हो जाए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट रहता है जो स्टैटिक भी रहता है और डायनामिक भी रहता है। तो जिस तरह से पैटर्न इवॉल्व होकर आ रहा है, ये ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों के साथ ग्रास्प करना होगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राफा। राफा एक जगह है, आपको नोट करके रखना है कि राफा है कहाँ पे, राफा पे कंट्रोल किसका है, और वो रिसेंट में अभी न्यूज़ में क्यों है। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में यहाँ कुछ कहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कुछ दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था। किसके लिए? इजराइल के अगेंस्ट गया था, कि वो कुछ अगर होमिसाइड कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो आपको देखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के कितने मेंबर्स हैं। हमने आपको एक दिन बताया था सारा डिटेल में, अगर हो सके तो आप उस लेक्चर्स को देखें। तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में सारा कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको जहाँ भी कुछ मिले, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में कई कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चेंजेस हैं, तो आप उसको ज़रूर नोट करके रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में यूनाइटेड नेशंस एक बहुत प्राइम एरिया रहता है पूछने का। किसी न किसी एक फॉर्म में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रिपेयर करके रखेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बाल्टिक नेशंस की बात हो रही है ना। तो आप देखेंगे तो जो यूरोप वाला एरिया है, वो बीपीएससी बहुत प्रोमिनेंसी से पूछती है उससे क्वेश्चन, है ना। तो आप बाल्टिक नेशंस को देखेंगे, जो बाल्टिक सी है उसको देखेंगे। फिर यहीं पे ब्लैक सी है, आप उसको भी देखेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आप मैपिंग करनी चाहिए आपको, और मैप में आप एटलीस्ट एटलस में एक बार ये देख लेंगे कि बाल्टिक नेशंस कहाँ हैं, कौन कौन से बाल्टिक नेशंस हैं, और आसपास बाल्टिक नेशंस के कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक वर्ड है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप से आप क्या समझते हैं? तो डेब्ट ट्रैप जनरली किसकी पॉलिसी है? अभी हम लोग देखते हैं कि चाइना की ये पॉलिसी है। इसके अंतर्गत क्या करती है कि किसी दूसरे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करके, चाहे वो डायरेक्ट फंडिंग के थ्रू हो, चाहे वो अपने टर्म्स पे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके फिर उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का तरीका, एक डेप्ट बना के फिर उनको ट्रैप करने का तरीका है ना। तो चाइना साउथ अफ्रीका में, या कहें तो अफ्रीका में काफ़ी कर रही है, हर जगह स्टेडियम्स बना के, एक स्टेडियम डिप्लोमेसी इसको बोल सकते हैं ना, डेप्ट ट्रैप के अनदर वर्ड्स में आप इसको कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइना किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बनाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत है ना, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, चीप लेबर है। तो क्या है, वहाँ को उसको वो कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं, बेसिकली रिसोर्सेज के लिए ही कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। और अफ्रीका की पोजीशन ऐसी है कॉन्टिनेंट में कि जियोपॉलिटिकल व्यू से, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अफ्रीका के पीछे चाइना पड़ा है और उसमें स्टेडियम बना के वो डेब्ट ट्रैप कर रहा है। तो आपको इसमें डेब्ट ट्रैप वर्ड जो है वो कीवर्ड है आपके लिए। अगला हम देखते हैं एमएसपी के बारे में। आप एमएसपी का बहुत सारा अभी फार्मर्स का इशू चल रहा है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। तो उस फार्मर्स के इशू में एमएसपी जो है वो एक मूट पॉइंट है, वो एक बेसिक पॉइंट है। आपको इसमें ये समझना है कि एमएसपी इशू कौन करता है, एमएसपी इशू का रिकमेंडेशन कौन देता है ना, और एमएसपी असल में कितने क्रॉप्स पे लागू होता है, ठीक है। तो एमएसपी से रिलेटेड आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी प्रिवेलेंट भी हो सकता है कि आपको पूछा जाए। एक यहाँ पे टर्म है जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग क्या होता है? इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे रिलेट करते हैं? इसके क्या क्या 4 या 5 एक पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग है या कोई
दूसरा है। तो ये आपको इसमें समझना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नाटो के बारे में है। तो नाटो क्या है, नाटो में कितने कंट्रीज़ हैं और नाटो का रिसेंटली ज्वाइन कंट्री कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1949 में फाउंड हुआ था। क्यों? तो सोवियत एरा से जो कोल्ड वॉर टेंशन्स थे, उन टेंशन्स के दौरान जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनका एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस बना था नाटो के फॉर्म में। नाटो में प्रेजेंटली 31 मेंबर हैं। रिसेंटली कौन सा मेंबर ज्वाइन किया है? तो फिनलैंड ज्वाइन किया है, जिन्होंने लास्ट अप्रैल में ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखिए कि दूसरा चीज़ है इसमें कि आर्टिकल 5 क्या है नाटो का। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि जो फाउंडिंग ट्रीटी हुई थी नाटो की, उसमें एक आर्टिकल 5 था। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि नाटो मेंबर्स डिक्लेयर दैट एन आर्म्ड अटैक, किसी भी एक मेंबर पे अगर आर्म्ड अटैक होगा तो ऐसा समझा जाएगा कि वो आर्म्ड अटैक आपके ऊपर ही है। मतलब जितने 31 मेंबर हैं, 31 मेंबर्स में से किसी भी एक कंट्री पे अगर आर्म्ड हमला हुआ तो सारे कंट्रीज ये समझेंगी कि ये हमला हम पे हुआ है और वो संयुक्त रूप से जो एडवर्स कंट्री है उसके ऊपर अटैक करेंगी। ठीक है, तो ये एक अलायंस टाइप है और ऐसा अलायंस है कि अगर आप पे अटैक होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब मिलिट्रीली बेस्ड आपको हम सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ी पावर जो है हमको हरा नहीं सकती है। हम एक स्वतंत्र सॉवरेन रह सकते हैं। अब कितनी सॉवरेनिटी है उसमें नाटो के अंदर वो अलग बात है, क्योंकि नाटो में भी ज़रूरी नहीं है कि सारे छोटे छोटे देशों का भी उतना सहयोग हो। बेसिकली उसमें यूरोपियन यूनियन और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो अलग बात है उसके अंदर कितनी डेमोक्रेसी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि वो अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस उन्होंने करके रखा है। अगला इंपॉर्टेंट है HAPS प्रोटोटाइप। ठीक है, HAPS प्रोटोटाइप क्या है, कौन डेवलप किया है इसको, इसका काम क्या है, ये आर्टिकल यही बताता है। और बहुत सुंदर आर्टिकल है, साइंस टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं किसी न किसी इसमें। बट मेंस में एज सच डायरेक्ट इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बस आप इसको सोलर पावर से किस तरह के आप वेपन्स बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सक्षम हो सकते हैं, उसका एग्जांपल ये हो सकता है अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो जो हैप्स है इसको हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस या लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल से तो एहेल है। जो HAPS है वो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल है, एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, न्यू जनरेशन, जिसमें आदमी नहीं बैठता है ना। ड्रोन टाइप ही है, लेकिन कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है। ये ग्राउंड से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर ऊपर उड़ सकता है, कहें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ सकता है और ये कम्प्लीटली सोलर पावर पे डिपेंडेंट रहता है एंड कैन रिमेन इन एयर फॉर महीनों तक, है ना। चूँकि इसको फ्यूल सोलर से ही मिल रहा है, तो इस कारण क्या है कि वो जो है अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट को वहीं से फुलफिल करता है और कंटिन्यूस स्काई में रह सकता है महीनों तक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस तरह की ही डिफेंस स्ट्रैटेजी काम करने वाली है ना। ग्राउंड लेवल पे बस एक डिटरेंस क्लियर रहेंगे लोग, जो असली लड़ाई होगी वो इसी तरह की लड़ाई होगी, ड्रोन से, एक साइबर अटैक से, है ना। तो ये है इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये सर्विलांस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है। इसको मैन्युफैक्चर कौन करती है? तो इस तरह के व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड अभी एयरबस के पास है और ये व्हीकल जो है HAPS वो इंडिया में डेवलप की गई है, बेंगलुरु की एक कंपनी है NAL, उसके द्वारा। अब हम देखते हैं कि हैप्स ऐसा काम कर सकती है जो नॉर्मल UAV और सैटेलाइट्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अब छोटे UAVs को लेंगे तो UAVs क्या होता है, ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं। ज़्यादा हाइट नहीं जाएंगे तो अगर अर्थ यहाँ है, अगर यहाँ उड़ रहे हैं तो क्या है, वो उनका कवरेज एरिया जो रहेगा कम रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हाइट जाएंगे तो उनका कवरेज एरिया बढ़ता है। तो जो हैप्स हैं दे आर कैपेबल टू फ्लाई एट वेरी लॉन्गर हाइट्स। उसके साथ साथ इनकी इंड्योरेंस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पावर्ड है। तो इस कारण से इनको छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एवरी टाइम इनको उड़ाने और फिर लैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे इसमें फ़ायदा हैं UAV के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम करती है ना 36,000 किलोमीटर पे, ये सेम काम कर सकती है सैटेलाइट की तरह, और ये UAV का भी काम कर सकता है।
और इसको उड़ना है मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में। उसका मेन रीज़न क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों उड़ना है? तो अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, 17 किलोमीटर से 23 किलोमीटर का जो रेंज है ना अर्थ सरफेस इज़ क्लाइमेटोलॉजिकली कंड्यूसिव फॉर देयर फ्लाइट। कोई भी फ्लाइट उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों उड़ता है? क्योंकि वहाँ पे जो विंड स्पीड है एकदम कम रहता है, कोई टर्बुलेंस नहीं रहता है, किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो ये व्हीकल जो है ये स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में उड़ने लायक है, यानी 17 से 23 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस उड़ने लायक है। स्पीड इसका काफ़ी, क्योंकि विंड स्पीड वहाँ कम होता है, एंड विच इज़ वेरी आइडियल फॉर ए लाइट वेट एयरक्राफ्ट। इसकी खासियत ये है कि काफ़ी हल्का बनाया जाएगा। जब हल्का बनाया जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। चूँकि सोलर पावर्ड है तो हमको उसको खर्चा भी कम आएगा उसको मेंटेन करने में, उसके साथ साथ उसके इंड्योरेंस कैपेबिलिटी जो है मतलब ऊपर उड़ते रहने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट हो सकता है। कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अगर कैटर कर लिया जाए तो दिस कुड बी ए वेरी गुड डिफेंस स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट फॉर अस। चलो, अब एक आईआईटी खुला है, आईआईटी मद्रास का एक सेंटर खुला है जंजीबार में, है ना। अब आईआईटी बाहर क्यों रहना है, इंडिया के बाहर, उसका क्या हमारे लिए फ़ायदा है, इस आर्टिकल में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया और यूएई के बारे में है। अभी प्रधानमंत्री जी ने यूएई का विजिट किया है ना, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया यूएई अभी रिलेशन जो है काफ़ी प्रगाढ़ हो रहा है। सिर्फ यूएई नहीं, जो मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया की रिलेशन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडिया को मिलेगा। तो इसका हम डिटेल्ड अभी एक आर्टिकल है उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको अब बस देख लेंगे। इंडिया यूएई के पास आपके पास नोट्स होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए, आज के आज बना लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जी, मैं क्वेश्चन भी दूंगा एक मेंस का इस पर। अब बिल्किस बानो को लेके एक रिव्यू पिटीशन गया है सुप्रीम कोर्ट में, गुजरात गवर्नमेंट ले गई है। इसके बारे में क्या सब चलता है वो लाइव कमेंट्री नहीं देखेंगे, जो कुछ अगर वर्डिक्ट आता है तो वर्डिक्ट देखेंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि बिल्किस बानो केस क्या है। बिल्किस बानो केस के जो कन्विक्ट्स थे उनको फ्री किया गया था, फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट के रिप्रीमेंट के बाद उनको वापस से अंदर लिया गया कि ऐसा कैसे किया जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझने लायक है इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब सब मैक्सिमम जो है पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, हम उसमें से कोशिश करेंगे अपने लिए। देखिए, हरियाणा एयर ड्रॉप्स टीयर गैस शेल्स ऑन प्रोटेस्टर्स वाया ड्रोन्स। किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ बूस्टिंग पुलिसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू मेंटेन लॉ एंड सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी एजेंसीज को किस तरह से हेल्प करती हैं साइंस टेक। ड्रोन से वो अब टीयर गैस दे रहे हैं, मतलब जो पुलिस वाले हैं जिनको चोट आती थी वो अब नहीं होगा। जब पुलिस वाले को चोट नहीं आएगी तो इनकी कैजुअलिटी कम होगी, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे। ड्रोन तो खैर ठीक है ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप साइंस टेक में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद जो अभी अबू धाबी में एक टेम्पल इनॉग्रेट होने वाला है, स्वामी नारायण टेम्पल से प्रभावित है वो, और स्वामी नारायण टेम्पल की संस्था जो है वही देख रही है उसको। उनका जो अक्षरधाम टेम्पल आप सुनते हैं वही अक्षरधाम को जो मेंटेन करती है संस्था, उसी संस्था का ये मंदिर है यूएई में। ये मंदिर कौन से स्टाइल पे बना है, नागड़ा पे बना है, द्रविड़ा पे बना है, या चालुक्यन स्टाइल पे बना है, किस पे बना है? तो दिस इज़ बेस्ड ऑन नागड़ा स्टाइल, सेम स्टाइल जो हमारा राम टेम्पल अयोध्या में इनॉग्रेशन हुआ है, सेम स्टाइल पे ये भी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे अपने भाषण में यूज़ किया है, जो अगर हम अपने आंसर्स में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इंडिया और यूएई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, आवर रिलेशनशिप्स ऑफ टैलेंट, इनोवेशन एंड कल्चर, आवर पार्टनरशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन ऑल एरियाज एंड रीचिंग न्यू हाइट्स। इट्स इंडियाज विश दैट आवर पार्टनरशिप कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी पासिंग डे। बोथ इंडिया एंड यूएई आर स्क्रिप्टिंग ए बेटर फ्यूचर ऑन दुनिया की किताब विथ वक्त की कलम, ऑन वर्ल्ड्स बुक विद द टाइम्स पेन। तो ये सब चीज़ जो है आप इंडिया यूएई का जैसे आज नोट्स बनाएंगे आप या आंसर लिखेंगे तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे इसी कोड से, है ना। तो आपका आंसर जो है एकदम रेलिवेंट भी होगा और ज़बरदस्त आंसर बनेगा फिर, ठीक है। चलो, बिहार के नए स्पीकर कौन है? नंद किशोर यादव जी। पुराने स्पीकर को कैसे हटाया गया, ठीक है, उसका प्रोसीजर हमने देखा, किस तरह से वोटिंग करके हटाया गया और एक रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर यादव जी जो हैं वो हमारे बिहार के नए स्पीकर हैं। अब आते हैं
कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी और ईसी को लेके जो कुछ चेंजेस हुए थे, एक बिल लाया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस बिल के अगेंस्ट में लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वायत्त संस्था है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री का इतना ज़्यादा दखल कैसे हो सकता है, या फिर एग्जीक्यूटिव का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हो गया इलेक्शन कमीशन पे, तो जो वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इलेक्शंस, है ना, वहीं से तय होता है कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। और जो संस्था इलेक्शन कराती है वो इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन ही अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड हो तो हम उसके स्वायत्त की कैसे बात कर सकते हैं। तो इस पे कोर्ट ने कहा है कि देखो इलेक्शन टाइम है, तो हो सकता है तुम्हारा ये प्ली जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो, तो हम इस पे सोच के विचार करेंगे, हम इस पे जुडिशियल रिव्यू को देखेंगे, क्या जुडिशियल रिव्यू इस पे हो सकता है। तो आपको जुडिशियल रिव्यू प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जुडिशियल रिव्यू में ये एग्जाम्पल आप रिसेंट कॉन्टेक्स्ट को डाल सकते हैं, इसको एज ए रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वी विल एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर्स, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद हमारे काम की चीज़ ये आर्टिकल है, ये काफ़ी काम की आर्टिकल है और इंडिया यूएई का है। इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे था, फूड सिक्योरिटी को रिलेटेड आपको कुछ भी अगर मिलता है तो आप उसको नोट करेंगे। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको WTO में जो भी चीज़ें की गई हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें इंडिया का क्या पक्ष है, कौन कौन सी सब्सिडीज़ हैं, जो कलर कोडेड सब्सिडीज़ हैं जो आती हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। ये सब टॉपिक्स जो है ना एक एवरग्रीन टॉपिक है जिसे सवाल बनाए जाते हैं, जैसे SDG है ना। अब हम ये लास्ट आर्टिकल एक देख लेते हैं, इंडिया और UAE का, ठीक है। तो इसमें C राजा मोहन जी का आर्टिकल है और इंटरनेशनल अफेयर का आर्टिकल है, तो पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं भी पढ़ने की इच्छा हो तो एक बार नज़र डालना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो आज का जो आर्टिकल इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मिडिल ईस्ट का जो रिलेशन है पिछले 2 टर्म में वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मनमोहन सिंह जी के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किन किन रास्तों पे हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, आप अपने आंसर्स का एक एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग, ठीक है। तो आप 4 या 5 जो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें अपने शब्दों में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले आपको बता देता हूँ कि द दिल्लीज रिलेशनशिप विथ गल्फ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द लास्ट डिकेड, मार्क्स ए डिप्लोमेटिक सक्सेस, हाउ, प्लेस सुटेबल कॉन्टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट्स। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट पे थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाइए, डेली आंसर राइटिंग पे क्लिक करिए, आज का डेट पे क्लिक करिए और इस मेंस आंसर के क्वेश्चन के नीचे आप अपना आंसर पोस्ट करिए, फिर पीयर रिव्यू करिए आप लोग। राजा मोहन जी कहते हैं इसमें कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने चार्ज लिया 2014 से, उनका फोकस मिडिल ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा रहा है। क्यों? ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कंप्लीट 10 ईयर्स टर्म्स में, 10 ईयर का जो टर्म था मनमोहन सिंह का, उस टर्म में वो मात्र 4 बार UAE के विजिट पे गए थे। लेकिन अभी देखेंगे कि मोदी जी का ये 7th दौरा है UAE का। तो अगर मोदी जी का 7th दौरा है UAE का और कट्टर का 2nd दौरा है, इसका मतलब कि ही वांट कि रिलेशन उनके साथ प्रगाढ़ हो, रिलेशन जो है स्ट्रेंथन हो, है ना। तो एक डिप्लोमेसी का नया चैप्टर हम मान सकते हैं इसको। दूसरा ये भी है कि सिर्फ विजिट ही नहीं होया, सिर्फ नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ इंगेजमेंट भी बढ़ रहा है। क्योंकि एमिर्स के साथ, जो एमिर्स हैं वहाँ के, जो कहें तो राजा जो हैं, किंग जो हैं, उनके साथ पर्सनल रैपो बहुत अच्छा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। उस पर्सनल रैपो के कारण वहाँ के एमिर जो हैं अपनी पॉलिसीज़ को, है ना, और जो इनिशिएटिव्स हैं उनको वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे और पॉलिटिकल गिव एंड टेक रिलेशन पे लगाना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी रिसेंट में हमने जो देखा, कल परसों का जो न्यूज़ था कि कतर से 8 इंडियन नेशनल्स को फ्री किया गया है। तो उनको जो फ्री किया गया, तो आपको क्या लगता है कि वो फ्री किसी न किसी शर्त पे किया गया होगा, कुछ न कुछ तो नेगोशिएशंस हुए होंगे। तो डैट इज़ पॉलिटिकल गिव एंड टेक, और वो चलता है फॉरेन पॉलिसी में, और वो ज़रूरी भी है फॉरेन अफेयर्स में। क्योंकि आप एज अ आइसोलेट होकर तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये किसी भी सेक्टर के लिए इसेंशियल है कि गिव एंड टेक इज़ वेरी इसेंशियल, गिव एंड टेक इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ तो पहला चेंज तो ये हुआ कि नंबर ऑफ इंगेजमेंट्स बढ़े,
क्वालिटी ऑफ इंगेजमेंट्स बढ़े, आप कतर का एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे। फिर पॉलिटिकल डोमेन में जो इंगेजमेंट है वो भी बढ़ा है, क्योंकि दिल्ली का जो सपोर्ट है अरब कॉजेज़ के लिए वो बढ़ा है। कैसे? तो भारत हमेशा एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी जियोनिज्म की बात करता है, ठीक है, लेकिन जितने अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो उनके इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजंस में हेरफेर नहीं करते हैं ये। किस तरह से हम मालदीव्स में देखते हैं, मालदीव्स के कौन राष्ट्रपति होंगे जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, श्रीलंका के कौन होंगे, नेपाल के कौन, लेकिन अरब से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें किंग पसंद करते हैं कि हमारी एजेंसी जो है वहाँ पे कोई डिसरप्शन का काम नहीं कर रही है, उनको पॉलिटिकली हैम्पर करने का काम नहीं कर रही है। तो इसके कारण जो अरब पॉलिटिकल ग्रुप है वो सपोर्टिव रहता है इंडिया का, क्योंकि उनको अपने ऊपर एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा नहीं है, तो इंडिया का सपोर्ट करते हैं वो। क्योंकि हमने देखा रिसेंट में I2U2 इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद IMEC इस्टेब्लिश हुआ, इसके साथ साथ और भी हम मिडिल ईस्ट के साथ काफ़ी जितना ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि एक नया चैप्टर खुल रहा है। हम USA, इजराइल के साथ जो अपना पार्टनरशिप बना के रखे हैं, तो अगर हम अरब कंट्रीज से आइसोलेट रहते तो ये भी एक अलग मैसेज जाता कि ड्यू टू सम रिलीजियस प्रीजुडिसेस हम उनके साथ अलाइन होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका ये भी एक तीसरा एंगल बताते हैं कि अभी तक जो भारत का अप्रोच रहा था मिडिल ईस्ट में वो रिलीजियस के थ्रू रहा था, रिलीजियस लेंस से रहता था। उनको लगता था कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से दोस्ती सिर्फ इस्लाम को लेके है, ठीक है, और इस्लामिक सोलिडारिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अभी इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है और इंडिपेंडेंस है गल्फ़ में, उससे ये पता लगता है कि नो, दे हैव क्रॉस्ड दैट बैरियर ऑफ रिलीजियस एफिनिटी, ठीक है। अब वो अपने कंट्री की बात सोच रहे हैं, अब वो डेप्थ ऑफ गुडविल की बात सोच रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, अब वो एक न्यू स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री के साथ वो अगर रिलीजियस एफिनिटी बना के रखते हैं तो वो ऐसी कंट्री है जो खुद बॉयल पे है, वो खुद अभी डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पे है, तो ऐसा क्यों करना। तो इंडिया ने अपना जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन था उसको ख़त्म किया, तो अरब के साथ जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया हो गया। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए कि UAE की मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में एक हिंदू टेम्पल ओपन होना, वो भी इतनी बड़ी संस्था के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी खुद करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है किसी भी बायलैटरल रिलेशंस में। चौथा और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है अब एक सिर्फ ट्रांजैक्शनल डोमेन में नहीं रहा, वो एक इकोनॉमिक डोमेन में शिफ्ट हो रहा है। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम पहले लेने की बात करते थे, हमको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। और जिस तरह से UAE का भी इंटरेस्ट डाइवर्स हो रहा है, नॉट ओनली इन एनर्जी बट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट्स, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो इन सब में पार्टनरशिप का एक स्कोप बढ़ रहा है इंडिया के लिए भी। और इंडिया और UAE साथ में आ रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। सिर्फ इंडिया UAE नहीं, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब इंडिया के साथ आ रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे हम एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हर जगह हम क्या करते हैं, अपने एक परमानेंट और नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस दिशा में मिडिल ईस्ट जो है एक नया एरिना है जहाँ पे हम अपने फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा और सबसे लास्ट जो है वो है कि काउंटर टेरर पे जो कोलैबोरेशन है वो UAE का काफ़ी अच्छा रहा है ना। इंडिया, सऊदी अरेबिया और UAE का काफ़ी अच्छा रहा है। इसका एक दो एग्जांपल आप दे सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर डिफेंस पार्टनरशिप्स एमिड द शिफ्टिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, एंड आर लुकिंग इन इंडिया टू रिडीम इट्स क्लेम टू बी ए रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है। कहने का मतलब कि वो USA और बाकी सब कंट्रीज़ के अलावा इंडिया की तरफ भी अब देख रहे हैं, क्योंकि रीजनल तौर पे इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना, रिसोर्सेज में, मैन पावर में, टेक्नोलॉजी में। तो दे आर सीइंग इंडिया विथ दैट, वो देख रहे हैं कि इंडिया किस तरह से इवॉल्व हो रही है एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के फॉर्म में, और वो हमको कैसे हेल्प कर सकती है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया और मिडल ईस्ट, इंडिया और UAE का जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने, इवोल्यूशन जो हो रहा है रिलेशनशिप में, इसी तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आज के आर्टिकल्स थे, इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिया UAE रिलेशन पे ही मुझे हिंदू में एक आर्टिकल मिला है, आज का ही है ये भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। इसमें रीजनल इश्यूज़ जो हैं, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज, विजिट विद सब्सटेंस,
ठीक है, इसमें भी अच्छे से दिया हुआ इंडिया यूए के बारे में, और ये भी आप रेफरेंस ले सकते हैं अपने आंसर के लिए, अपने नोट्स के लिए। हिंदू में एक और आर्टिकल आज का इम्पॉर्टेंट है, वो है कि द मेनी लॉज ऑफ द 17th लोकसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फंक्शन किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है 1990 के पीरियड में, इससे आपका क्वेश्चन पूछ भी चुका है, बोथ यूपीएससी के मेंस में भी पूछा है और बीपीएससी के मेंस में भी एक बार टच अपॉन किया है इस पे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कोर थीम एरिया पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लें कि जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है वो किस तरह से 1990 के बाद से डिक्रीज़ हो रही है, किस तरह से एक एक बिल 2-2 3-3 घंटे में पास हो जा रहे हैं, किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी का जो रिलेवेंस है वो कम किया जा रहा है, अटेंडेंस जो है कम हो रहा है, डिबेट्स नहीं हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स नहीं हो रहे हैं, डिस्कशंस प्रभावित हो रही हैं, जो बाहरी मुद्दे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लेजिस्लेटिव मुद्दों को, किस तरह से एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है लेजिस्लेचर पे। तो ये सब चीज़ों की चर्चा आप इसमें कर सकते हैं, ये भी आप पढ़ने लायक है, द हिंदू का है ये आर्टिकल। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल प्रीलिम्स का ये है कि अभी यूएई के विज़िट पे गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो आपको बताना है कि यूएई के अभी एमिर कौन है, यूएई के एमिर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और दूसरा मेंस का जो क्वेश्चन है वो तो हमारे वेबसाइट पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंडिया यूएई का है, वो आप डिटेल में आंसर वहाँ अपलोड करिए। देखिए हम लोग उसको कंटिन्यूस नहीं चलाते हैं क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं और हमारे पास भी एक क्वेश्चन डालना वेबसाइट पे ये चेंज करवाना थोड़ा टफ टास्क होता है। तो जब भी क्वेश्चन देते हैं अटेम्प्ट करिए और एक मोनोटोनिसिटी नहीं रहेगी, हम यहाँ बताएंगे कुछ चीज़ों को, आप वहाँ अटेम्प्ट करिए तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और इस आंसर जो प्रीलिम्स का मैंने क्वेश्चन दिया है इसको ज़रूर आप रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के, इससे हम लोग को ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ मेनली टू गाइड यू पीपल। बहुत लोग कह रहे थे कि बीपीएससी में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिलेबस का और यूपीएससी के कैंडिडेट इसमें इंटर हो रहे हैं, तो हाउ टू मेक अस आवरसेल्व्स अवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर्स, वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखो इस तरह से पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर, है ना। तुमको हम स्पून फीडिंग नहीं करा रहे हैं, तुमको हम चीज़ें बता रहे हैं, तुमको क्या पढ़नी है, क्या नोट्स प्रिपेयर करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस, जब तक हम चला पा रहे हैं तब तक हम ज़रूर चलाएंगे इसको, है ना। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस और ज़रूर कमेंट करो ताकि हमको पता लगता है कि तुम देख रहे हो वीडियो और सुन रहे हो वीडियो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि एफर्ट लगता है बनाने में। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।